नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आप सबके अपने चैनल एग्जाम वॉरियर में। आपको बता दूं, एग्जाम वॉरियर का चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है आगे चलकर, क्योंकि यहाँ पर आपको बिहार के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ऑल पीसीएस एग्जाम्स के लिए ऑब्जेक्टिव उपलब्ध करवाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे वो बिहार के किसी भी इंस्टीट्यूट द्वारा ली गई टेस्ट सीरीज हो, वो भी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। दिल्ली है, दिल्ली में के मुखर्जी नगर में भी कुछ संस्थान है बीपीएससी के लिए बहुत अव्वल संस्थान है, उनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज करवाई जाती है वो भी आपको यहाँ उपलब्ध करवाया जाएगा। इसलिए अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एग्जाम वॉरियर को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि बिहार एक परिचय की पुस्तक जो है, लगभग पार्ट 12 तक हमने उन्हें करवा दिया है। आज हमारा पार्ट 13 है। ये पुस्तक जो है, इस पुस्तक के बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूँ तो ये इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार की पुस्तक है और ये एमसीक्यूज पैटर्न का पुस्तक है। आगे हम बढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, बिल्कुल न्यू एडिशन है, 10th एडिशन है हमारा, 2022 का एकदम अपडेटेड सेशन है। आगे आकर के देखें तो बार बार मैं आपको बताती हूँ कि 150 रुपये को आपको ये बुक आएगी, लेकिन आपको इस बुक को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम वॉरियर के चैनल के साथ आप जुड़ चुके हैं और एग्जाम वॉरियर आपको बिहार एक परिचय बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक करवाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रजनीश कुमार और इम्तियाज़ अहमद का नेम नोटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है एक बिहार का पॉलिटिकल मैप। उसके बाद अगर हम देखें तो विषय सूची की बात करें तो बिहार का इतिहास हमने करवा दिया है। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष भी हमने करवा दिया था। आगे अगर हम बात करें तो स्वतंत्रोत्तर बिहार, बौद्धिक संपदा, कला एवं संस्कृति, पर्यटन एवं खेल जगत, शिक्षा एवं साक्षरता, यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है राज्य व्यवस्था, बिहार की राज्य व्यवस्था को आज हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा पार्ट 13 है। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन पर डाल देती हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी सभी सभी का लिंक डाल दूंगी। आप वहाँ चेक करके या हमारे चैनल पर चेक करके आप देख सकते हैं सारा वीडियोस, पार्ट 1 to 12। ये हमारा पार्ट 13 होगा। तो आइए बिल्कुल समय को व्यर्थ नहीं करते, क्योंकि बीपीएससी ने 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, तो अब इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिहार की राज्य व्यवस्था। बिहार की राज्य व्यवस्था का जो पहला टॉपिक है वो है राज्य कार्यपालिका। ठीक है, तो पहला प्रश्न को देखते हैं हम। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो आपको बताना है किसमें निहित है होती है। तो कार्यपालिका शक्ति की बात की जा रही है फ्रेंड्स, तो ये जो है ना राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है, तो राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान या राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको बता दें कि देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वही राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता की अहर्ता है, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो वो बंदा, उसी को हम नियुक्त कर सकते हैं। उसी को मतलब देश के राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं, राज्यपाल कहीं का। वह लाभ के किसी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। उपयुक्त सभी हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें बता दूं तो आपको उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां नंबर प्रश्न है, राज्य की राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है। तो राज्य के राज्यपाल को जो उस पद पर लाता है वही उसके पद से उसे हटा सकता है। मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर जो होगा वो राष्ट्रपति हो जाएगा। याद रखेंगे आप उसको कि राज्य का जो राज्यपाल होता है उसको पद पर लाता कौन है, राष्ट्रपति, और हटाने का भी जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास ही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। 6वां नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर आपके सामने, राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है। तो राज्य के राज्यपाल जो है ना, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति होती है किसके द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। याद रखेंगे आप फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपके सामने, राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सी कथन गलत है, आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो ये जो कथन है ना, बी नंबर पे, राज्यपाल को महाभियोग की विधि से हटाया भी जा सकता है, ये जो है ना बिल्कुल गलत है। राज्यपाल को कौन हटाता है फ्रेंड्स, महाभियोग की विधि से नहीं, बल्कि राज्यपाल को राष्ट्रपति सीधे हटा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम पर चलाया जाता है, तो आपको बता दें कि राज्यपाल के नाम पर चलाया जाता है। और बिहार के राज्यपाल कौन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। राज्य के मंत्री परिषद के सदस्यों या राज्य के मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य के मंत्री की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स, तो ये राज्यपाल ही करते हैं। ठीक है,
राज्य के राज्यपाल को उसकी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाती है, कौन दिलाती है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो आप सबको बता दें कि राज्यपाल को सौंपेगा मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा। राज्यपाल अपना इस्तीफा सौंपता है किसको? तो अब जो उसको पद पे ला रहा है, जो उसको पद से हटा रहा है, उसी को सौंपेगा फ्रेंड्स। तो राष्ट्रपति को सौंपता है राज्यपाल अपना इस्तीफा, इसको याद रखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा राज्य की विधायिका। राज्य की विधायिका को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, ये एग्जाम वॉलेट का चैनल है और यहाँ पर आपको ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स आते हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स का स्पीडी आता है, एडुटीडिया के द्वारा जारी किया जाता है करंट अफेयर्स, केबीसी नैनो के द्वारा जारी किया जाता है, और जो अपडेटेड घटना चक्र आपको जो आता है वो सब कुछ हम इस पर अवेलेबल करवाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं, कौन होते हैं फ्रेंड्स? विधानमंडल के अंग, तो ये जो है ना राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, तीनों जो है राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं। आगे अगर हम देखें तो बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है, तो आपको पता है कौन कौन से सम्मिलित है? राज्यपाल भी सम्मिलित है, विधान परिषद भी सम्मिलित है और विधानसभा, तीनों जो है बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है। अगला प्रश्न हम देखें तो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद है 169। ठीक है, आगे देखें तो राज्य की विधानसभा की अवधि होती है, कितनी अवधि होती है फ्रेंड्स? तो 5 वर्ष की अवधि होती है। राज्य के विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों की होती है? तो इसका विघटन कितने वर्षों की होती है? तो विधान परिषद का क्या है ना, विघटन नहीं होता है, इसका कोई अवधि नहीं है, इसका विघटन नहीं होता है। इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं ना, वो हर 2 साल पर निर्मित हो जाते हैं। ठीक है, वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की होनी चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय जो है ना राज्य विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या आपको बतानी है कितनी है? तो 75 है बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। अगला प्रश्न हम देखें तो निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? तो आपको बता दें कि बिहार में विधान परिषद है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो ये जो है ना संसद के द्वारा किया जा सकता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप इसको। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? हमें ये बताना, और ये आपको बता दूं कि किसी भी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो 9 फरवरी 1916 को होती है हमारे पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय का अस्थायी बेंच है, तो आपको बताना है कि कौन कौन सा अस्थायी बेंच है? तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया, तीनों जो है पटना उच्च न्यायालय का अस्थायी बेंच है। ठीक है, अस्थायी बेंच है। ठीक है, और वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय का कोई बेंच नहीं है, ये भी आप याद रखेंगे। राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं, बिल्कुल सही बात है। अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है, बिल्कुल सही है। प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है, ये तीनों जो है उच्च न्यायालय के बारे में बिल्कुल सही कथन है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण करने की आयु आपको बतानी है, तो 62 वर्ष की उम्र में वो अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? आपको बता दें महाधिवक्ता जो है वो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको बता दें कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारा है, राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग से हम सब बहुत अच्छे से परिचित हैं। हमारे राज्य का लोक सेवा आयोग जो है बीपीएससी है, बिहार लोक सेवा आयोग, जो कि अभी फिलहाल
67वीं बीपीएससी के जो प्रीलिम्स जारी हुआ है उसके वजह से काफ़ी चर्चे में है। वैसे ये जो है हमारा बीपीएससी का आयोग ये ऑलवेज चर्चे में रहता है, लेकिन अभी ये कुछ ज़्यादा चर्चे में है अपने इतने हाई कट ऑफ के कारण। तो उस बात को हम यहीं ख़त्म करते हैं और अपना जो अगला प्रश्न है, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग का पहला प्रश्न है, वो देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो है ना राज्यपाल करते हैं, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है आपको बतानी है, तो 62 वर्ष है, ठीक है। सेवानिवृत्ति की उम्र जो है 62 वर्ष है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा कौन हटा सकता है? तो ये जो है ना राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ठीक है। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब होती है? तो आपको बताना है बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब होती है, तो 1 अप्रैल 1949 को होती है बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो राजेंद्र धारी सिन्हा थे, और अभी के जो अध्यक्ष है उनका नाम आप कमेंट करिए। वैसे वो बहुत फेमस है अभी बिहार में, तो खासकर बीपीएससी के एस्पिरेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा ही फेमस है, और पटना में तो कुछ ज़्यादा ही फेमस है। तो शायद मुझे लगता है कि पटना में सभी लोग उनका नाम जानते होंगे, तो फटाफट से आप नीचे कमेंट कर दीजिए उनका नाम। स्थानीय सुशासन को अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमारा पहला प्रश्न जो है स्थानीय सुशासन से वो है, यह है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था डैश है। तो आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है बिहार में। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन हम देखते हैं, सबसे निचली स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है जो गांव के स्तर की होती है, बिल्कुल सही है। मध्य स्तर पर पंचायत समिति होती है जिसका गठन प्रखंड स्तर पर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और सबसे उच्च स्तर पर या तृतीय स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तीनों कथन बिहार की पंचायती राज व्यवस्था जो कि त्रिस्तरीय है उसके बारे में बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार में ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बताना है आपको कि कौन सा कथन सही है। तो हमारा पहला जो कथन है, ग्राम पंचायत का गठन प्रत्येक 7,000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाता है, ये कथन बिल्कुल सही है। प्रत्येक 500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये जो है ग्राम पंचायतों का सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया होता है, ये तीनों कथन जो है बिहार में ग्राम पंचायत के बारे में बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होगा, तो कितने की आबादी पर होगा फ्रेंड्स? तो 5,000 की आबादी पर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने आबादी पर होता है फ्रेंड्स? तो ये 50,000 की आबादी पर होता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था दी गई है? तो आपको बता दें कि 50% आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं को दी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग एमबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था दी गई है? तो 20% आरक्षण की व्यवस्था दी गई है अति पिछड़े वर्ग को, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसके पहला जो कथन है इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन, ये बिल्कुल सही है। बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007, ये भी बिल्कुल सही है। और बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र, ठीक है, नियोजन एवं सेवा शर्त 2007, ये तीनों जो है ना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वर्ष 2016 में बिहार में पंचायती राज्य का चुनाव कितने चरणों में संपन्न होगा? तो ये जो है ना 2016 के लिए क्वेश्चन है, तो 10 चरणों में संपन्न होगा फ्रेंड्स, हुआ होगा 10 चरणों में संपन्न। बिहार में वर्ष 2016 में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? तो ये जो है ना फ्रेंड्स किसके द्वारा लिया गया था? तो ये जो है आपको राज्य सरकार के द्वारा लिया गया था, ठीक है। और जो आपको बता दें कि पंचायत में जो चुनाव होती है ना उसका निर्णय राज्य सरकार के द्वारा ही लिया जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006, ठीक है।
तो हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि एग्जाम वॉलेट का चैनल है और आपको यहाँ पर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो बीपीएससी हो, दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, कांस्टेबल हो, अभी मद्य निषेध आने वाला है, बीएसएससी, सीजीएल हो, सबके लिए आपको ऑब्जेक्टिव्स उपलब्ध करवाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जाएगी। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से आप हमारे इस चैनल एग्जाम वॉलेट को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और आज का जो पहला प्रश्न है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 से जो पहला प्रश्न है उसको हम देखते हैं। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको बता दें कि संबंध पंचायत का जो मुखिया होता है ना, वही करता है ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्याग पत्र किसे देता है? तो ये जो है ना, ग्राम पंचायत के मुखिया को देता है फ्रेंड्स त्याग पत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य व्यवस्था 2000 बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायत के बैठक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं हम इसमें जो है ना, डी नंबर कथन है, मुखिया को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार होता है। तो मुखिया को जो है ना विशेष बैठक बुलाने का अधिकार नहीं होता है, ये कथन बिल्कुल गलत है। बुलाने का अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, उसको विशेष बैठक बुलाने का अधिकार है, आप याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत में मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको बता दें कि जिला पंचायत पदाधिकारी जो होता है वही इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में दो ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो ये जो है ना 3 महीने की अवधि अधिकतम निर्धारित है। पंचायत समिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो आपको बता दें कि सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किसी भी राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल गलत है। ये जो है ना, प्रखंड विकास पदाधिकारी को ही सरकार नियुक्त करता है। और प्रखंड विकास पदाधिकारी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना सिविल सेवा का पद है और बीपीएससी ही इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, पहले इसका चयन होता है परीक्षा के द्वारा, आप सब जानते हैं बीपीएससी आयोग को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, जिला परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो जिला परिषद के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया जा सकता, यह कथन बिल्कुल गलत है। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो आपको बता दें कि वो जो अपना त्यागपत्र है जिला दंडाधिकारी को देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्राम कचहरी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होगा, ये बिल्कुल सही है। सरपंच ग्राम कचहरी और उसके पीठों का अध्यक्ष होगा, ये भी बिल्कुल सही है। ग्राम कचहरी यदि किसी विधि के अधीन समय से पहले उसे विघटित ना कर दिया जाए तो उसकी प्रथम बैठक से नियत तारीख से 5 वर्षों तक की अवधि तक बनी रहेगी। ये तीनों जो कथन है ग्राम कचहरी के बारे में बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं, तो हमारा अगला प्रश्न है, सरपंच और उप सरपंच किसे स्वलिखित आवेदन देकर अपना पद त्याग कर सकते हैं? तो जिला पंचायत पदाधिकारी को वो देते हैं अपना लिखित त्याग पत्र। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणी पूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो 7 होनी चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, जिला योजना समिति का सभापति कौन होता है? तो आपको बता दें कि जिला परिषद का अध्यक्ष जो है जिला योजना समिति का सभापति होता है। अगला जो है हमारा शहरों में स्थानीय सुशासन, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है, नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित किया जाता है? तो आपको बता दें कि 3 लाख से ऊपर की आबादी पर नगर निगम की स्थापना की जाती है। बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? तो 12 है। निम्न में से बिहार के कौन सा शहर को नगर निगम का दर्जा नहीं प्राप्त है? तो सहरसा को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है। पटना नगर निगमों में वार्डों की संख्या कितनी है? तो 72 है। बिहार में पटना एवं गया के नगर में 19 का गठन हुआ। नगर में 19 का गठन कब हुआ था फ्रेंड्स? इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का गठन कब होता है? तो 1965 में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको बता दें कि बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या 87 है। बिहार में अंतिम बार सहकारी निकायों के चुनाव कब हुए थे? तो 2017 में हुए थे। बिहार में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? तो 46 है नगर परिषदों की संख्या। आगे देखते हैं हम, बिहार में वार्डों की संख्या कितनी है? तो आपको बता दें कि बिहार में वार्डों की संख्या जो है 3193 है।
अगला हम देखते हैं बिहार में राष्ट्रपति शासन। बिहार को में राष्ट्रपति शासन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम वॉलेट का चैनल है और यहाँ पर आपको हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ऑल एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज करवाए जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी रेड कलर का जो बटन होता है, बेल आइकन जिसे हम कहते हैं, उसको जरूर से जरूर दबाइएगा। और आगे बढ़ते हुए हम इस जो टॉपिक है बिहार में राष्ट्रपति शासन के पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला जो सवाल है हमारा वो ये है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया। अब तो आपको बता दें कि 26 जून 1968 को बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था प्रथम बार, और 26 जून 1968 से लेकर के 26 फरवरी 1969 तक ये राष्ट्रपति शासन चला था। ठीक है, अब ये जो आपका राष्ट्रपति शासन है, आपको बताना है कि सेकंड क्वेश्चन में कि बिहार के किस राज्यपाल के समय में यह लागू किया गया था। तो आपको बता दें कि नित्यानंद कानूनगो के समय में इसे लागू किया गया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा, बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो आपको बता दें कि कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लागू किया गया है और 356 हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। या फिर ये भी जान लें आप कि हमारे देश के किसी भी राज्य के अंदर जो अगर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। ठीक है, बिहार में अंतिम बार कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो आपको बता दें कि 7 मार्च 2005 को, ठीक है, बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। बिहार में अंतिम बार जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। तो श्री बूटा सिंह जो है उस समय बिहार के राज्यपाल थे। बिहार में सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो आपको बता दें कि 1995 में लागू किया गया था। केवल 7 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। 6ठी बार का ये राष्ट्रपति शासन था। बिहार में 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। किसके द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, बिहार में 14वीं विधानसभा चुनाव के अंतर्गत सरकार गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी थी। तो आपको बता दें कि ये जो अवधि थी ना, ये 8 और 17 दिन की अवधि थी। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक है लोकसभा चुनाव 2019 का टॉपिक है। ठीक है, और इस टॉपिक का जो पहला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा चुनाव की कुल सीटें कितनी है। तो 40 सीटें हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली जो पार्टी है वो कौन सी पार्टी है। तो भाजपा है। अगला हम देखें तो हमें सुमेलित करना है कि 2019 के चुनाव में किसको कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसको 17 सीटें प्राप्त हुई थी। राष्ट्रीय जनता दल को 0 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, और लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटें प्राप्त हुई थी। जनता दल यूनाइटेड जो है हमारे, उनको जो हुई थी 16 सीटें प्राप्त हुई थी। और कांग्रेस को 1 सीटें प्राप्त हुई थी। 1 सीट प्राप्त, सीटें नहीं, सीट। अगला प्रश्न हम देखें तो बिहार विधानसभा चुनाव हम लोग देखेंगे अक्टूबर नवंबर 2020 वाला। बिहार के किस विधानसभा के लिए अक्टूबर नवंबर 2020 में चुनाव हुआ था। ठीक है, तो आपको बता दें कि 17वीं विधानसभा के लिए हुआ था चुनाव। अक्टूबर नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो 26 थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भाग लेने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग या एनडीए में कौन कौन से दल थे। तो आपको बता दें जो गठबंधन हुआ था ना फ्रेंड्स, इसमें भाजपा, जदयू, बीआईपी और हम थे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा, अक्टूबर नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम यानी 5वें चरण में कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। तो ये जो है ना, आपको बता दें कि 78 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण का मतदान कब संपन्न हुआ। तो ये जो है ना 3 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ था। अक्टूबर नवंबर 2020 में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में कौन उभरा। तो राष्ट्रीय जनता दल जो है सबसे बड़े दल के रूप में उभरा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बिहार में वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 16वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत मुख्यमंत्री बनने के समय थे। तो कहाँ से थे फ्रेंड्स। ये तो विधान परिषद के सदस्य थे। ठीक है, बिहार किस वर्ष 2 विधानसभा चुनाव हुए थे। बिहार में किस वर्ष दो विधानसभा चुनाव हुए थे। तो ये जो है ना 2005 का वर्ष था जब बिहार में 2 विधानसभा चुनाव हुए थे। ठीक है, अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में कितनी विधानसभा सीटें पर चुनाव हुई थी। तो प्रथम चरण में फ्रेंड्स 71 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, अक्टूबर नवंबर का 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें आपको सीटों को मैच करना है। तो राष्ट्रीय जनता दल है, उनको 74 सीटें मिली थी। लोक जनशक्ति पार्टी जो है, तो लोक जनशक्ति पार्टी को 1 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को एक सेकेंड फ्रेंड्स, ना थोड़ा मिस हो गया फ्रेंड्स। राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीटें मिली थी। ठीक है,
और लोक जनशक्ति पार्टी को 1 सीटें मिली थी, भारतीय जनता दल को 74 सीटें मिली थी और जनता दल यूनाइटेड को 43 सीटें मिली थी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स। हाँ, अक्टूबर नवंबर 2020 की बिहार विधानसभा चुनाव पिछले कुछ विधानसभा चुनाव से कुछ अलग रही। इस विधानसभा चुनाव की क्या विशेषता थी? तो सामाजिक जातीय समीकरण के आधार पर हुई गोलबंदी, ठीक है, बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा बनना, और इस चुनाव में पुरुषों से अधिक महिलाओं का मतदान प्रतिशत रहा था। तो क्यों रहा था? तो आप सबको पता है कि बिहार में नीतीश कुमार इससे पहले काफी अच्छा काम कर रहे थे और शराबबंदी जो करवाई थी नीतीश कुमार जी ने, तो उससे क्या है, महिलाओं पर काफी अच्छा प्रभाव रहा था उनका, इसलिए महिलाओं का जो वोट उनको काफी ज्यादा मिला था। ठीक है, आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में राजनीतिक दल और उसके चुनाव चिन्ह को सही सुमेलित करना है आपको। ठीक है, तो जनता दल यूनाइटेड जो है हमारा, जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह है तीर, और राष्ट्रीय जनता दल का आप सबको पता है क्या है? कमल फूल? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बता दूं आपको कि राष्ट्रीय जनता दल का जो चुनाव चिन्ह है वो है आपको लालटेन छाप, भारतीय जनता दल का कमल फूल है, आप सबको पता है, और लोक जनशक्ति पार्टी जो है हमारी, लोक जनशक्ति पार्टी का बंगला, वो है चुनाव चिन्ह। आगे बढ़ते हैं हम, और इसका हम जो पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह कढ़ाई है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 में कुल कितने मतदाताओं की संख्या थी? तो आपको बता दें कि 3.88 करोड़ पुरुष थे और 3.49 करोड़ मतदाता जो है महिला थी। और टोटल की अगर हम बात करें आपको, हाँ, तो 7 करोड़ 36,47,47,660 मतदाताओं ने वोट दिया था। अगला प्रश्न जो है हमारा, बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत आपको बताना है। तो महिलाओं का जो मतदान प्रतिशत है वो 59.69 था। ठीक है, और पुरुषों का 54.45 था, और थर्ड जेंडर जो थे इसमें 3.74 उनका भी वोट था। फ्रेंड्स, बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 में कुल प्रत्याशियों की संख्या कितनी थी? तो ये जो है ना 3733 था। फ्रेंड्स, बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 में मतदान प्रतिशत कितना था? फ्रेंड्स, तो 56.93 था। अगला प्रश्न हम अगर देखते हैं तो 17वीं विधानसभा 2020 में कुल सदस्यों की संख्या में महिलाओं की सदस्यों का हिस्सा कितना था? तो 10.7 जो है महिलाएं थी। 7वीं विधानसभा में चुनाव में जीत का सबसे कम अंतर किस विधानसभा का रहा था? तो ये जो है ना फ्रेंड्स, हिलसा विधानसभा का रहा था। तो हमारा पार्ट 13 जो है बिहार एक परिचय का यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं आप सबको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा, और मेरे पढ़ाने का तरीका भी अगर आप सबको पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे मेरी गलतियाँ जो थोड़ी मोड़ी दिखती है उसको तो मैं सही कर लेती हूँ, लेकिन अगर आप बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और फिर मैं उसमें आपके बताने पर अगर अपने वीडियो में इम्प्रूवमेंट लाऊंगी तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा ये वीडियो। ठीक है, तो अभी आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, और आपको एक बार फिर से बता दूं कि एग्जाम वॉरियर का चैनल है और यहाँ पर आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज करवाई जाएंगी। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस बिहार एक परिचय के सेशन के पार्ट 14 में। तब तक आप लोग पढ़िए और मेहनत करिए। एट लास्ट, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।